चलो हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? और क्या हो रहा है? मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है क्या? मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हुए, लेक्चर में आज बहुत कुछ धमाल होने वाला है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में दिल विल बनाओ भाई, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। हाँ, थोड़ा सा आज लेट हो गए तुम्हारे गुरुजी। आज मोदी जी के कहने पे साइकिल से ऑफिस आया हूं भाई, इसलिए लेट हो गया हूं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं, लेट हो गए थोड़ा सा, कई कई बार 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ा देता हूं मैं, इतना नाराज मत हो भाई। चलिए ठीक है भाई, तो आज के जो खास टॉपिक होने वाले हैं जो हम कवर करेंगे, दैट विल बी एडिशन ऑफ वेक्टर्स को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे चलेंगे, और यही करते करते कुछ बहुत सारे अच्छे सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये एक बात कल कई बच्चों ने मुझे पूछी, ये वाली बात पूछी कई बच्चों ने। ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल बिटवीन देम थीटा है, तो आर ये कैसे आएगा, या फिर और ये चीज़ भी पूछी कि ये दो पॉइंट प्लीज समझा दीजिए, ये कैसे आएंगे। तो आई थिंक आप शायद ध्यान कम दे रहे हो क्लास में, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक गलती कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये बात थी। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, तो मैं बी की जगह पे ए डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2, ये 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बचेगा। ठीक है, अब याद करो आइडेंटिटी, हमने पढ़ा था कॉस, इसको मैं अलग कलर से पेन से लिख देता हूं, हमने पढ़ा था कि कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब ये इधर आ जाएगा, हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कुछ इस प्रकार की ही है, बट यहाँ पे थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो जब 2 थीटा होता है तो यहाँ पे क्या आता है, थीटा आता है। तो अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा लिखूं, यानी कि 2 थीटा की जगह थीटा लिखूं, तो आगे वाले साइड में क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ होता है उसका आधा यहाँ आ जाता है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आ गया, तो इससे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ब्रैकेट में ये पूरा क्या हटा के लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सब कोई स्क्वायर ही है, इसको पूरा बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यही है 2a कॉस थीटा बाई 2। तो आप कैसे क्या कर रहे हैं, आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को आप परफेक्ट स्क्वायर बना के रूट से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जब बात आएगी एंगल पाई माइनस थीटा की, अभी तो थीटा था, अब जब पाई माइनस थीटा आएगा तो यही आर क्या हो जाएगा, यही आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा, और जब ये हो जाएगा तो पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, बताया हुआ है।
तो वो यहाँ आ गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा है तो वो पहली वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा, और इंटू ए स्क्वायर इंटू 2, और ये सब कुछ अंडर रूट में क्या निकलेगा बाहर, 2a साइन ऑफ थीटा बाय 2, यही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है 2a साइन थीटा बाय 2। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो भाई, एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से क्लियर लिख दो भाई, फिर आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अगर तुम्हें सब बाउंसर ही जा रहा है तो थोड़ी सी अपनी हाइट बढ़ाओ बेटा, हाइट बढ़ाओ। हम तो नॉर्मल ही गेंद फेंक रहे हैं, ये गेंद बहुत एवरेज लेवल की है, तुम्हारा कद बहुत छोटा है, उसको ऊंचा करो बेटा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, और यहां तो कोई डाउट नहीं था। चलिए, ये एक सवाल था जिसपे कुछ बच्चों ने बोला कि भैया एक बार फिर से करा देना, क्योंकि ये जेईई मेंस 2022 का सवाल है, इसलिए मैं जानता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब समझो बात को। ये मैं इस डायग्राम को फिर से अगले पेज पे बनाता हूं बहुत बढ़िया तरीके से, कल भी बनाया था मैंने, एक बार फटाफट से बना देता हूं। आज थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूं, आप लोग समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, A B C D E F G H। ठीक है, उसके बाद थोड़ा डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दे रहे हैं एक, अरे भाई साहब कहाँ भाग गया ये देखो, कनेक्ट कर दिए थोड़ा सा, अरे भाई साहब फिर भाग गया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट O। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि भैया AB वेक्टर है, AC वेक्टर है, AD वेक्टर है, ऐसे कई सारे वेक्टर हैं जिनको मैं यहाँ फटाफट से बना दे रहा हूँ, एक बार देख लो भाई। इसको AB वेक्टर ये है आपका, उसके बाद AC वेक्टर ये है आपका, AD वेक्टर ये है आपका, AE वेक्टर ये है आपका, इन सबको ऐड करना था। ठीक है, अब ध्यान से इसको पूरा कर देते हैं। चलो, AF था, फिर उसके बाद AG था, उसके बाद AH था। ठीक है, ये सारे वेक्टर हमको बनाने थे और इनको ऐड करना था, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH, और दिया क्या था, दिया खाली था AO वेक्टर दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें कहीं ना कहीं आइडिया समझ में आना चाहिए कि वी नीड टू कन्वर्ट ऑल दिस वेक्टर, AB वेक्टर को मुझे कहीं ना कहीं AO के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने करा भाई एक काम कि मैंने बनाया AB वेक्टर, और आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि AB वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज AO प्लस OB। देखो, टेल टू हेड, तो AO प्लस OB इज इक्वल टू AB। ठीक है ना, तो AB वेक्टर को लिखा जा सकता है AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर। ठीक है, लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, जिसको आ गया एक बार फिर से सुन लो। अब इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा वेक्टर था, यानी कि AC वेक्टर था, AC वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, AC वेक्टर को लिखा जा सकता है AO प्लस OC, AO प्लस OC, AO प्लस OC लिखा जा सकता है। ठीक है, AO प्लस OC लिखा जा सकता है, तो लिख दे रहा हूं मैं AC वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से AD को लिखा जा सकता है, AD को लिखा जा सकता है AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ठीक है, अब कई बच्चों के डाउट थे कि भैया आपने AE को क्यों कैसे लिख दिया, तो ये देखो पूरा AE था। अब आपको दिख रहा होगा कि AE इज अलोंग AO, और एक्चुअली ये डबल साइज का है, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन था, तो सेंटर से जो दूरी है ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो वॉट एवर इज द लेंथ ऑफ AO, AE की लेंथ उससे डबल है, तो हम लिख सकते हैं AE वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, AF को लिख सकते हैं
ए एफ वेक्टर को लिख सकते हैं ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूं, देखिएगा, बना के दिखाता हूं आपको, देखिएगा आप, ए ओ प्लस ओ एफ, ठीक है, ए ओ प्लस ओ एफ। इसी के साथ हम ए जी को लिख सकते हैं ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर, ठीक है। अब ओ जी भी बना के दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए ओ जी देख लीजिए भाई, ये रहा ओ जी वेक्टर, ठीक है। ओ जी बहुत फेमस है वैसे वर्ड, पता है आपको, ओ जी वर्ड बहुत फेमस है, कुछ लोग ऐसे उड़ाते रहते हैं ओ जी ए ओ जी, है ना। तो ये ओ जी कुछ नहीं होता, सब ए जी है, ठीक है। तो ए जी इज ए ओ प्लस ओ जी, ठीक है भाई। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट ए एच को कैसे लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ एच, इसको भी बना देता हूं भाई, ए ओ प्लस ओ एच। तो ये रहा ओ एच वेक्टर, ये रहा ओ एच वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मैंने ओ डी नहीं बनाया क्योंकि ओ डी मैंने यहां मेंशन कर रखा है, ओ डी मैंने यहां मेंशन कर रखा है, तो इसको बना देता हूं ओ डी, ये रहा ओ डी, ठीक है। चलिए अब हम सबको ऐड कर देंगे, हमने सारे ही लिख लिए जितना ऐड करना था। अब हम सबको जब ऐड करेंगे तो जितने एओ टू एओ सबको जोड़ के क्या लिखेंगे, 8 AO वेक्टर इज द सम बेसिकली, ठीक है। सम लिख रहा हूं, बट उस सम में मुझे क्या करना पड़ेगा, OB को भी जोड़ना पड़ेगा। OB को जब जोड़ूंगा किससे, मतलब इन सबको जोड़ना है, तो OB जब देखो OB के अपोजिट में OF है और दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर है तो ये इधर है और दोनों का साइज बराबर है, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे, पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम साइज, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो OB OF के साथ कैंसिल हो जाएगा, OC OG के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। OC विल गेट कैंसिल विथ OG, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और OD OH के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पे। AH को अगर मैं लिखूंगा, इफ आई राइट AH वेक्टर, इट विल बी AO वेक्टर प्लस OH वेक्टर, ठीक है ना। तो OD विल गेट कैंसिल विथ OH, तो ये वाला जो OD है दैट विल गेट कैंसिल्ड विथ OH, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे जो बचे हुए थे वो कैंसिल ही हो गए। तो नेट क्या आ गया, 8 AO आ गया, और आपको AO की वैल्यू दी हुई थी, तो 8 AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आपको मल्टीप्लाई करना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप में, आप ओपन करेंगे आंसर आएगा 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। चलिए भाई, क्लियर है ये, इज दिस क्लियर, क्या ये मेंस का सवाल क्लियर है भाई, क्या ये मेंस का सवाल क्लियर है। चलिए भाई, एक काम करो, जो ये जितने भी स्पैम कर रहे हैं ना, इन सबको उड़ा देना, ठीक है। और अगर कोई ज्यादा कंटिन्यूस दिखे तो नाम नोट कर लो, इनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाना है। अब हम लोग भी आ गए भाई एकदम फाइटर मोड पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग अपने मनमानी करते रहोगे, हम लोग खाली बैठेंगे तमाशा देखेंगे। हम लोग भी अब पूरा सेटअप तैयार कर लिए, अब ज़्यादा जो उड़ेगा पंख काट दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाता है एक बहुत ही शानदार एडवांस लेवल का सवाल। इस सवाल को कई बच्चों ने खुद से अटेम्प्ट कर लिया, उनसे बन भी गया, जिनसे नहीं बना एक बार हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। सवाल कह रहा है 3 वेक्टर्स P Q and R, यहाँ मिस हो गया है ना, P Q R आर शोन इन द फिगर में दिख रहा है P, देखो कहाँ दिख रहा है P, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये रहा आपका P वेक्टर, ये देखो ये रहा P वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट P की पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका S वेक्टर, ये रहा आपका Q वेक्टर, अरे S वाला भाग गया, S को सेट करो पहले, ये रहा आपका Q वेक्टर, ठीक है ना। ये सारे वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक बात और लिखी हुई है कि जो R वेक्टर है, ये जो R वेक्टर है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, R वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखो, लेट S बी एनी पॉइंट ऑन दी वेक्टर R। अब आपको एक वेक्टर R कहाँ दिखेगा, ये वाला है वेक्टर R, ए भगवान सर, अब आप ये है वेक्टर R, सर आपको कैसे पता चला यही R है,
है ना, आपने तो अभी हमें सब्ट्रैक्शन तो सिखाया ही नहीं वेक्टर का, तो आप यहाँ सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हो? बेटा सब्ट्रैक्शन मत देख तू, तो ये देख, क्या तू ऐसा सोच सकता है कि क्यू वेक्टर और ये p इधर आ जाएगा इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस r वेक्टर, ठीक है ना, ये भी तो समझ सकते हैं। तो बेटा अगर ये वाला p वेक्टर है, अगर ये वाला p वेक्टर है और उसमें हमने ये वेक्टर जोड़ दिया तो हमें टेल टू हेड से ये q वेक्टर मिल गया, तो क्या ये वाला वेक्टर हमारा r वेक्टर नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल r वेक्टर हो जाएगा। तो ये वाली लाइन से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड S, ये जो पॉइंट P है और ये पॉइंट S है वो कितना दिया हुआ है? B टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ R दिया हुआ है, B टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ R दिया हुआ है ये, ठीक है। इतनी लेंथ जो है वो B टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ R दी हुई है। क्या बोला है? द जनरल रिलेशन अमंग्स द वेक्टर P Q एंड S। अब P Q और S के बीच में एक जनरल रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है, और ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं ये कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P वेक्टर प्लस B टाइम्स R वेक्टर, है ना, B टाइम्स R वेक्टर मतलब ये वाला छोटू वेक्टर, ये वाला छोटू वेक्टर, है ना, B टाइम्स R वेक्टर मतलब ये छोटू वेक्टर। सर आपको कैसे पता चला डायरेक्शन यही वाली होगी? बेटा देख, अगर मैं B टाइम्स R कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एक स्केलर मल्टीप्लाई किया है R वेक्टर में, तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ठीक है ना। और मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर ये मैग्नीट्यूड है तो B एक पॉजिटिव स्केलर होगा, तो पॉजिटिव स्केलर कभी भी डायरेक्शन बदलता नहीं है, तो B इंटू R तेरा ये छोटा वाला वेक्टर हो जाएगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ R। ये बड़ा वाला R है बेटा, ठीक है, ये बड़ा वाला R है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी रिटन एज S वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला है आपका S वेक्टर, तो ये वेक्टर प्लस ये छोटू वेक्टर इज इक्वल टू ये S वेक्टर। सिंपल ट्राइंगल लॉ लगाया और आंसर ये, मतलब ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या समझ में आ गई? दूसरी बात ये समझ में आ गई कि P वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर, ठीक है भाई। अब कुल मिला के हमें P Q और S के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मुझे किसको हटाना है? यहाँ पे R वेक्टर को हटाना है भाई। तो अब R वेक्टर को हटाना है तो एक काम करते हैं, R वेक्टर की जगह Q माइनस P डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे P वेक्टर प्लस B टाइम्स Q वेक्टर माइनस P वेक्टर इज इक्वल टू S वेक्टर, ठीक है। अरे बन जा भाई, क्या हो गया? हाँ, S वेक्टर, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं, सब में S वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो S वेक्टर को एक साथ ले लेते हैं। तो S वेक्टर एक साइड ले लिया और ये P साथ में ले लेते हैं, तो B मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस B। तो ये हो जाएगा P वेक्टर माइनस B टाइम्स P वेक्टर माइनस B टाइम्स P वेक्टर प्लस B टाइम्स Q वेक्टर, ठीक है। इसको और अरेंज करेंगे तो 1 माइनस B टाइम्स P वेक्टर प्लस B टाइम्स Q वेक्टर, ये आ गया आंसर। तो 1 माइनस B टाइम्स P वेक्टर एंड B टाइम्स Q वेक्टर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? सिंपल सा सवाल था, सॉल्व हो गया बहुत सिंपल तरीके से। ये मंजूर अहमद को निपटाओ, मंजूर अहमद को निपटा दो भाई, इसको पोर्श चाहिए। हाँ, इसको निपटा दो, बहुत बढ़िया। चलिए और बताओ भाई, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अगर रिपीट करना है तो एक बार फिर से सुन लो भाई, मैं एक बार इसका बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूं ताकि जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है वो एक बार देख लें। और ये देखो, ये आपका एक P वेक्टर था, ये आपका एक Q वेक्टर था, ठीक है, हवा में, ध्यान से देखो, ये आपका P वेक्टर था, ये आपका Q वेक्टर था, और आपको दिया गया था एक R वेक्टर ऐसे, ठीक है, दिस वॉज योर R वेक्टर, दिस वॉज योर R वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से समझो बात को, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया था, एक पॉइंट जिसका नाम था S, ठीक है, और उसको कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर था उसका नाम था S वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला आपका हो गया S वेक्टर। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो बात को भाई। आपका जो ये वेक्टर था यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला ब्लू कलर वाला, दिस ब्लू कलर वेक्टर इज बेसिकली B टाइम्स R वेक्टर, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसकी लंबाई मुझे दी थी B टाइम्स ऑफ
आर का मैग्नीट्यूड। जब लंबाई इतनी है, डायरेक्शन भी आर के तरफ है, तो मैं डायरेक्टली बी इंटू आर वैक्टर लिख सकता हूं। इस वेक्टर को, छोटे से वेक्टर को बी इंटू आर लिख सकता हूं। अब देखो, टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो अगर इन दोनों को जोड़ना है तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा। यानी कि मुझे पी वेक्टर प्लस बी टाइम्स आर वेक्टर को जोड़ के क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब इस वाले को उठा के इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? अगर एक बार ये क्लियर हो गया, जल्दी से मेंशन कर दो भाई क्लियर हो गया है। एक पूछ रहा है वेक्टर की खोज किसने करी? भाई वेक्टर की खोज तुम्हारी किसने खोज करी भाई? क्या बताएं, अब क्या बताएं, कैसे कैसे लोग हैं भाई। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। क्या सवाल पूछ रहा है, रिजॉल्व। ठीक है, तो एक काम कर लो, एक हेडिंग डाल लो अपने कॉपी में, उसके नीचे ये सवाल करेंगे, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाया, जबकि मैंने रेजोल्यूशन को कंपोनेंट के अंदर ही पढ़ा दिया था। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिख लो भाई, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नामक एक टॉपिक लिख लो। और इसके बाद ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। ठीक है, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। तो जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने एक वेक्टर लेकर उसका एक्स कंपोनेंट निकालना सिखा दिया था, उसका वाई कंपोनेंट निकालना सिखा दिया था, उसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो देखो अब क्या है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। पहले तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, तो इसके नीचे सब हेडिंग डाल दो, रेजोल्यूशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ध्यान से देखो, पहले 2D कर लेते हैं, इसके अंदर 2D का खेला कर लेते हैं। तो ये लो 2D का खेला देखो फटाफट, ये तुम्हें पहले से ही आता है तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ही करूंगा। ये रहा x, ये रहा y, मान लेते हैं ये एक रहा वेक्टर, इसका नाम है लेट्स से a वेक्टर, ये है a वेक्टर, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a होगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या आएगा, परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला कंपोनेंट भी वेक्टर होता है, हर बार चीख के बताया हुआ है। तो इसकी लेकिन लेंथ कितनी होगी, तो a का कॉस कंपोनेंट, a कॉस थीटा। सर कॉस ही क्यों होगा, 10 बार बता चुका हूं, पहले के लेक्चर जाके देख लो, जिसके साथ एंगल बनता है उसके ऊपर जब परपेंडिकुलर गिराते हैं तो कॉस कंपोनेंट आता है। और इसका दूसरा वाला कंपोनेंट, यहाँ पे इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा y के अलोंग, तो जब यहाँ परपेंडिकुलर गिराएंगे एंगल यहाँ बन रहा है, या तो ये एंगल ले लो, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, फिर आप इस कंपोनेंट को बोल देना a टाइम्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, विच विल बिकम इक्वल टू व्हाट, a साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये कंपोनेंट a साइन थीटा हो गया, ये कंपोनेंट a कॉस थीटा हो गया। इस वाले कंपोनेंट को भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये रहा दूसरा कंपोनेंट, ये रहा दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि a के दो कंपोनेंट हो चुके हैं। ठीक है, एक वेक्टर रिजॉल्व हो चुका है, तो a वेक्टर कैन बी रिटन एज a cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस a साइन ऑफ थीटा j कैप। इसी को कहते हैं कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स में। सो दिस इज रेजोल्यूशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2D। ठीक है, 3D देख लो, इसका ये सब करवा चुका हूं पहले से ही। ठीक है ना, इसका 3D देख लो, इसका 3D देख लो। तो 3D में क्या करना है, ध्यान रखो, लेट्स से ये आपका हो गया भाई क्या, x, ये हो गया लेट्स से y, ये हो गया लेट्स से z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई एक रैंडम वेक्टर बना रहा हूँ भाई, ध्यान से देखो, रैंडम वेक्टर, ये वाला एंगल x के साथ लेट्स से अल्फा, y के साथ लेट्स से बीटा, और z के साथ लेट्स से गामा, और लेट्स से ये वेक्टर है a वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a वेक्टर इज इक्वल टू a कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस a कॉस ऑफ बीटा j कैप
प्लस ए कॉस ऑफ गामा के कैप, ये पहले ही बता चुके हैं। तो ये आपने रिजॉल्व कर दिया 3 डायमेंशन में। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? रिजॉल्व करने के लिए ये सारी कहानी मैंने पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो सर आज क्या नया बताएंगे? आज 1-2 पॉइंट और बताऊंगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। व्हाट इफ हम रिजॉल्व करें किसी और कंपोनेंट्स में? तो एक बात यहां नोट करिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक नोट डालिए, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं? एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं? जल्दी जवाब दीजिए। एक कोई जनरल वेक्टर है, उसको कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं बताइए, ठीक है। उसके बाद नोट लिखवाता हूं, जल्दी से बताइए कितने कंपोनेंट्स में वेक्टर को तोड़ा जा सकता है? लेट अस राइट ब्रो, दिस इज ऑलरेडी रिटन बाय यू। ये सब लिख चुके हो तुम पहले ही, फिर से देख लो, लिख लो, बट सोच सोच के जल्दी से बताओ एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है? कुछ बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं, इन्फिनाइट आंसर दे रहे हैं, और इन्फिनाइट आंसर एक्चुअली सही आंसर है, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो आंसर दे रहे हैं 2 और जो आंसर दे रहे हैं 3, ये मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब देखिए नोट डालेंगे, जो ये नोट डालना था वो नोट डालेंगे। अब नोट क्या था देखो, components of vector means using, और या ऐसे लिख लो, components of vector means various vectors using which the given vector is made, ठीक है। किसी चीज का कंपोनेंट क्या होता है? मैं कहूं कि गाड़ी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो गाड़ी किससे बनी है, कितने टुकड़ों से बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ, यहां पे अ लिख लेना, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मीन्स वेरियस वेक्टर्स यूजिंग विच द गिवन वेक्टर इज मेड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि ध्यान से सुनो इस बात को। मान लेते हैं मैं कह दूं, लेट्स से एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर को ऐसे, एक वेक्टर है लेट्स से बी और एक वेक्टर है सी, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये बी और सी को जोड़ के क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं लिख सकता हूं यहां पे कुछ और, जैसे कि ये लेट से हो गया एक्स वेक्टर, ये लेट से हो गया वाई वेक्टर, ठीक है, और लेट से ये हो गया आपका जेड वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं ये भी तो लिख सकता हूं टेल टू हेड, तो एक्स वाई जेड को जोड़ के भी तो ए वेक्टर मिलेगा। तो मैं ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, ठीक है। तो मैं एक किसी गिवन वेक्टर को, अब आपको थोड़ा यहाँ पे मेस्ड अप हो जाएगा, बट मैं चाहूँ तो इस ए वेक्टर को और भी तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि लेट से ये पी वेक्टर, लेट से ये क्यू वेक्टर, लेट से ये आर वेक्टर, लेट से ये एस वेक्टर। तो मैं लिखने को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि द ए वेक्टर विल बी इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो ए के ये सारे क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो कोई भी एक वेक्टर न जाने कितने अनगिनत कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। हम चाहें तो किसी भी एक गिवन वेक्टर को, मान लो एक वेक्टर ये दिया हुआ है, लेट से ये इसको भी वैसे ही ले लेते हैं, लेट से ये कोई एक वेक्टर दिया हुआ है पी वेक्टर, हम चाहें तो लिख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, जी वेक्टर।
तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, टेल टू हेड 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 टेल टू हेड। तो हम लिख सकते हैं पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर। तो ये जिन जिनको जोड़ के पी बना है ये सब क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी एक वेक्टर के अनगिनत कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। सो इस नोट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे, बिलो द नोट्स ओनली यू विल ऐड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट देयर exists infinite components of a given vector, but maximum rectangular components, maximum rectangular components can be only 3। अगर कोई आपको सवाल ट्विस्ट करके पूछ ले कि बताओ एक वेक्टर के कितने मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, तो वो सिर्फ 3 आएंगे, क्योंकि दुनिया जहान का कोई भी वेक्टर होगा, हम हर वक्त इस पोजीशन में होंगे कि हम x, y और z डिसाइड करके या डिफाइन करके इस वेक्टर को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मतलब a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के फॉर्मेट में हमेशा इसको डाल सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होंगे, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर ओनली 3 बट इनफिनाइट कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर हो गई है? चलिए, क्या ये बात क्लियर है? तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो बेसिकली हमें वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना है। पहली बात क्या समझ में आई कि इनफिनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिमिटेड हो सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3। चलो, अब क्या बोल रहा है, रिजॉल्व अ वेट। पहली चीज क्या है, वेट एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी की वजह से लगता है। अगर कोई मास m की बॉडी है और ये धरती है और ये धरती माता है, तो वो उसको अपनी तरफ खींचती है m इंटू जी के फोर्स से। इसी को वेट कहा गया है। तो वेट इज अ फोर्स बेसिकली, ठीक है। एक आदमी पूछ रहा है वेक्टर अगर 4D में हुआ तो क्या करें भाई। बेटा क्रिस्टोफर नॉलन को जानते हो आप? आपके चाचा वाचा तो नहीं है वो, हैं? क्रिस्टोफर नॉलन जानते हो? रिश्तेदार लगते हैं क्या तुम्हारे? क्योंकि वही हैं जो 5 डायमेंशन तक खेल चुके हैं। हम लोग अभी 3 ही में खेल रहे हैं यार। हम लोग का एग्जाम 3 वाले से निकल जाएगा, अब 4 वाला हमको नहीं आता है। वो चांद पे जाने वाला एग्जाम हम नहीं दे पाए आज तक, तुम दियो हैं? चलिए, क्या पूछ रहा है, रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन का वेट को रिजॉल्व करना है किस डायरेक्शन में, इन 2 डायरेक्शंस, यानी कि 2 कंपोनेंट मिलेंगे विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ स्लोप ऑफ इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। यानी कि ऐसा समझो कि एक इंक्लाइन प्लेन था हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, इस पे एक वेट रखा था या कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा जिसका वेट था कितना, जिसका वेट था 10 न्यूटन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप किन्हीं दो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो। पैरेलल और परपेंडिकुलर किसके, स्लोप के। तो भैया पैरेलल तो ये होता है, ये वाली डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगी स्लोप के। एक तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, एक तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो इन 2 डायरेक्शन में हमको रिजॉल्व करना है इस 10 न्यूटन को हमें 10 न्यूटन को पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे, ठीक है।
अगर ये 30 डिग्री है, ये सीधे लकीर नीचे आ रही है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये अगर 60 है आधा वाला, मतलब ये वाला, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस पे कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा, अगर ये 30 है, या तो 60 को यूज कर लो, है ना, इसको आप लिख सकते हो 10 cos ऑफ 60 डिग्री, या फिर आप साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू 10 साइन 30 डिग्री। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है ना। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और क्लियर यहां बना के आपको दिखाता हूं, देखिएगा। ये मान लीजिए इंक्लाइन है, ये मान लीजिए इंक्लाइन है, ये आपका 10 है, और ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। इसको बना लेते हैं लाइन से, ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, और आपको ये हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 10 cos ऑफ 30 डिग्री। आपको बताया हुआ है जिसके साथ एंगल बनता है उस पर हमेशा क्या गिरता है, उस पर हमेशा cos कंपोनेंट गिरता है, ठीक है, उस पर हमेशा क्या गिरता है, cos कंपोनेंट गिरता है। तो इस 10 का cos कंपोनेंट इस पे गिरेगा, और 10 का sin कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरेगा। तो यानी कि इसको, इस वाले कंपोनेंट को, यहाँ पे जो कंपोनेंट है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, देखिएगा दूसरे कलर से बना रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला पैरेलल टू इंक्लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, या तो इसको लिख लो 10 cos 60 या लिख लो 10 sin 30, तो जो लिखना चाहो लिख लो, दिस विल बी 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है क्या ये, इज दिस क्लियर? तो एक कंपोनेंट आ जाएगा 5√3 परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाला, और जो पैरेलल टू इंक्लाइन है दैट विल कम एज व्हाट, 5 न्यूटन। तो एक कंपोनेंट 5 न्यूटन, एक कंपोनेंट 5√3 न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे सवाल करते हैं, है ना। अब ये देखो अगला सवाल, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स 8 न्यूटन, 8 न्यूटन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करना है, और ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उससे ये जो दिया हुआ वेक्टर है, ये जो दिया हुआ वेक्टर है, ये 45 डिग्री बना रहा था। कितना एंगल बना रहा था भाई, ये 45 डिग्री बना रहा था, और इसकी वैल्यू थी 8 न्यूटन की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो कंपोनेंट निकालने हैं, दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप समझो पहले कंपोनेंट का खेल, कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी होती है, हमने करी, तो ये वेक्टर मिल गया हॉरिजॉन्टल में, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी वर्टिकल लाइन पे, है ना। आपको लाइन दिखा देता हूं वर्टिकल, अगर आपको नहीं दिख रही है तो, आपको अगर वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही है तो ये देख लीजिए लाइन वर्टिकल, उस पर हमने दूसरा कंपोनेंट गिराया, और ये हमारा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन अब जब एंगल ये 45 है तो इसको क्या लिखेंगे, 8 cos 45 डिग्री, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, 8 sin 45 डिग्री। अब कुछ बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे थोड़ी देर बाद, अपना बहुत सारा आइंस्टीन वाला दिमाग लगा के, कि सर ये भी तो 45 डिग्री होगा, तो क्या हम इसको 8 cos 45 डिग्री नहीं लिख सकते? अबे लिख सकते हो भाई, लिख लो यार, कॉमन सेंस थोड़ा लगा लो, हर छोटी छोटी बातें मत पूछा करो, लिख लो। आप चाहो तो 8 sin 45, 8 cos 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, sin 45 cos 45 की, तो आंसर सेम आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया कितना, 4√2 न्यूटन आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया भाई, इसको निकाल लो वैल्यू, ये फिर से वही हो जाएगा 4√2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हो गए इसके। चलो अब मैं पानी पी लेता हूं, तब तक तुम अगला सवाल करो। डू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
एक कह रहा है प्लीज रिपीट। अरे भाई भगवान से डरो, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसको किसी लाइन के ऊपर आपको रिजॉल्व करना है और लाइन से परपेंडिकुलर भी रिजॉल्व करना है, तो याद रखें, गुरु जी का मंत्र याद रखें जिसके साथ थीटा बन रहा होगा। अगर ये वेक्टर है लेट से ए मैग्नीट्यूड का, तो जिसके साथ थीटा बन रहा है उस पे आपका कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, और उस लाइन से परपेंडिकुलर वाले पे कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा। कृपया करके इस बात को एक चम्मच पे लेकर और थोड़ा सा पानी लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को उस चम्मच पे रख के पानी में डालिए, घोलिए और पी जाइए, ठीक है? ये पूरा याद हो जाएगा। चलिए सवाल क्या बोल रहा है, देखिए सवाल को देखते हैं। अगर दो वेक्टर हैं ए एंड बी और वो एंगल बना रहे हैं 30 एंड 45 विथ देयर रिजल्टेंट, एंड बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, ठीक है? चलिए अब इस सवाल को करने के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट पिछले वाले उससे लिया है। अरे यार ये तो, हाँ अभी हटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को करने के लिए आपको बात को समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ कह रहा है कि भैया एक वेक्टर था ए, ठीक है, कैसे ही बना लो कोई दिक्कत नहीं, एक वेक्टर है बी और एक है इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, एक है इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना? अंदाजे से बना दिया, पैरेललोग्राम बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए, बट अभी अंदाजे से, क्योंकि हमें इतना हर बार तुम पैरेललोग्राम सजाओगे नहीं, नॉर्मली कर लोगे, ठीक है? अब क्या बोला गया है कि भैया ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है, लेट्स से ये वाला है वेक्टर ए और ये वाला है वेक्टर बी, और जो रिजल्टेंट है उससे ये लोग कितना कितना एंगल बना रहे हैं, ए बना रहा है 30 डिग्री और बी बना रहा है 45 डिग्री, ये ऐसा दिया हुआ है और ये रिजल्टेंट है, ठीक है? अब क्या पूछा है कि अगर b का मैग्नीट्यूड पता है, अगर b का मैग्नीट्यूड पता है 10, ठीक है, अगर b का मैग्नीट्यूड 10 पता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बताना है। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो कॉमन, जैसे मेजॉरिटी, कुछ बच्चे क्या, मेजॉरिटी बच्चे, आप जो अभी जिस एज में हो वहाँ पे आप क्या करोगे, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, उनको जो भी फॉर्मूला पता होता है वो उस पर कूदते हैं, और जाहिर सी बात है प्रोसेस वही है नॉर्मली कि आप रिजल्टेंट लिखोगे अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी तो दिख गया 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। अब ये लिखने के बाद अब चलो ठीक है, कॉस 75 की जैसे तैसे कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके आप आंसर भी निकाल लोगे कॉस 75 का, लेकिन आपके पास एकमात्र सिंगल इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और वो आपके वेरिएबल कौन कौन है, अभी आपके पास दो वेरिएबल है, एक आपको r भी नहीं पता, एक आपको a भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल। फिर कुछ बालक आएंगे, हाँ सर हमको एक और फॉर्मूला पता है, अगर रिजल्टेंट का एंगल 30 डिग्री है, अगर रिजल्टेंट का एंगल a से 30 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब a के साथ एंगल है तो सर b को रिजॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे b साइन 75 डिग्री डिवाइड बाय a प्लस b कॉस 75 डिग्री। अब सर हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई गुरुजी, एक इक्वेशन ये हो गई गुरुजी, एक इक्वेशन गुरुजी हमारे पास ये हो गई। हमारे पास दो वेरिएबल हैं r और a, और हम इस वाली को सॉल्व करके पहले a निकाल लेंगे, फिर a को यहाँ डाल के, और शायद वैसे इतने में ही काम हो जाना चाहिए। अच्छा चलो ये सवाल तो शायद बच गए आप कि इस वाले को ही सॉल्व करके आपका a निकल जाएगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साइन 75 कॉस 75 ढूंढना पड़ेगा, और इसमें r तो है नहीं तो डायरेक्टली आपको a मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, आप बच जाओगे।
तो एक बालक ऐसे सोच सकता है। लेकिन अगर ये सवाल मुझे पूछा गया होता तो ये मैं कैसे सॉल्व करता वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जब मुझे पता चल चुका है कि ए और बी का रिजल्टेंट इस आर के दिशा में है, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इस बी को तोड़ूंगा दो कंपोनेंट में, एक इधर इसका लिखूंगा बी कॉस 45 डिग्री, ठीक है, और एक इसके परपेंडिकुलर में तोड़ूंगा, उसको लिखूंगा बी साइन 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैं इस ए को तोड़ूंगा दो कंपोनेंट में, एक अपने रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ए कॉस ऑफ 30 डिग्री और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको लिखूंगा ए साइन ऑफ 30 डिग्री। अब जब मुझे पता है कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के दोनों रिजल्टेंट आपस में क्या होने चाहिए, दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, कैंसिल। तो मेरा आंसर आएगा ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन 45 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, a/2 इज इक्वल टू b इंटू 1/√2। तो आंसर आ जाएगा a का b√2 यानी कि 10√2 आ गया आंसर। ये आ गया आंसर। ये आपका मेथड नंबर 2 है, ये आपका मेथड नंबर 2 है। जो मैं यहां कर रहा था दैट वाज मेथड नंबर 1। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक फोर्स साइज डायरेक्शन में, आपके पास एक फोर्स साइज डायरेक्शन में, और आपके पास अगर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ चुका है, तो यानी कि जब आप इन फोर्सेस के कंपोनेंट लिखोगे इधर और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और जब आप इस दूसरे वाले के भी कंपोनेंट लिखोगे इधर और इसके परपेंडिकुलर, तो आपको ये क्लियरली दिखना चाहिए, आपको क्लियरली दिखना चाहिए अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसीलिए रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। चलो अगर आपको लग रहा है कि अभी समझ नहीं आया तो इसको फिर से करता हूं, ठीक है। देखो, मुझे ये रिजल्टेंट नहीं पता है, मुझे ये रिजल्टेंट नहीं पता है, मुझे ये दिया है ये कोई ए वेक्टर है जिससे रिजल्टेंट एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये कोई बी वेक्टर है जिससे रिजल्टेंट बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर ये दोनों अपने को पता है और हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं, कल हमने सीखा कि रिजल्टेंट के साथ अगर जो भी एंगल बनता है तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 75 डिग्री डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ 75 डिग्री। ये बात कल बताई थी कि अगर कोई वेक्टर ए हो और अगर कोई वेक्टर बी हो और उनके बीच में एंगल थीटा हो और रिजल्टेंट के साथ एंगल अल्फा बन रहा हो तो हम tan अल्फा लिखते हैं। ए के साथ अगर अल्फा लिखना है तो लिखेंगे बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अपने इस गिवन वाले केस के अंदर अगर तुम्हें दिखेगा कि पूरा एंगल बताओ तो पूरा एंगल क्या होगा, 30 + 45 तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा टोटल एंगल। और ये वाला एंगल क्या है, रिजल्टेंट का एंगल है ए के साथ, रिजल्टेंट का एंगल है ए के साथ। तो हमने लिख दिया tan अल्फा की जगह tan 30 और sin थीटा की जगह क्या लिख दिया, sin 75, ठीक है ना। इसको सॉल्व करता हूं, देखो अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो मेथड वन में क्या कर रहा हूं, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बी है 10 साइन ऑफ 75 डिग्री डिवाइड बाय ए की वैल्यू मुझे निकालनी है प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 कॉस ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस सबको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे साइन और कॉस 75 की वैल्यू चाहिए। चलो साइन 75 विल बी, साइन 75 को लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी मतलब √3/2
2, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे साइन बी यानी कि 1/2 इंटू कॉस ए यानी कि 1/√2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 आ गया। ये आ गया भाई साइन 75 का वैल्यू। इसी प्रकार से कॉस 75 लिख लेते हैं। कॉस 75 लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कॉस ए प्लस बी कैसे लिखा जाता है, कॉस ए कॉस बी यानी कि 1/√2 इंटू √3/2 माइनस साइन ए साइन बी यानी कि 1/√2 इंटू 1/2। तो आंसर आ जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। ये आ गया कॉस 75 का वैल्यू, ये आ गया साइन 75 का वैल्यू। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगले पेज पे देखते हैं क्या आएगा, tan 30 = 10 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 डिवाइड बाय 10 प्लस ए प्लस ये था ए प्लस 10 इंटू √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2, ठीक है। तो ये अपन ने साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है, इंटू ये पूरा टर्म यहाँ लगा देंगे a + 10 इंटू √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 इज इक्वल टू 10 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा a/√3 प्लस इधर आ जाएगा 10 √3 - 1 डिवाइड बाय 2√6, ठीक है, 2√6 इज इक्वल टू 10 √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, ठीक है। आगे ले जाएंगे इसको, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a/√3 इज इक्वल टू 10 √3 प्लस, एक काम करता हूँ मैं 10 √3 इसको अलग अलग कर देता हूँ, 10 √3 डिवाइड बाय 2√2 प्लस 10 डिवाइड बाय 2√2 और इस टर्म को उधर ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा -10 √3 बाय 2√6 माइनस अच्छा ये माइनस था उधर प्लस हो जाएगा प्लस 10 डिवाइड बाय 2√6, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये √3 से √6 काट देंगे तो इधर बचेगा √2, तो ये 10/2√2 माइनस 10/2√2 पूरा कैंसिल हो गया। अब इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 √3 डिवाइड बाय 2√2 और इधर आ जाएगा प्लस 10 डिवाइड बाय 2√6, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√6, इधर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा a डिवाइड बाय √3, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, ये आ गया आपका 40 डिवाइड बाय 2√6, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय √6। तो मेरा a क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद मैं a यहाँ लिख रहा हूँ, तो a विल बी 20 डिवाइड बाय √6 इंटू √3, तो ये आ जाएगा √2 और 20 डिवाइड बाय √2 आ जाएगा 10 √2। ये आ गया आपका आंसर a, 10 √2, ये आ गया आपका आंसर a। और मैंने पिछले मेथड 2 में 2 लाइन में निकाल दिया था 10 √2, मैंने 2 लाइन में निकाल दिया था 10 √2। अब ये मैंने कैसे निकाला था, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये इमेजिन करो ये एक वेक्टर फोर्स है, ये एक वेक्टर फोर्स है और नेट फोर्स इधर डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ या ना बोलो, क्लियर है या ना बोलो, ये क्लियर है या नहीं। अगर ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर में कुछ बचना नहीं चाहिए, नेट इधर ही आना चाहिए फोर्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए, यस और नो। ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए। तो क्या करना है, सिंपल, a का ये कंपोनेंट यानी कि a sin 30, मैं मेथड 2 लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरा एक वेक्टर इधर a है और एक वेक्टर इधर b है, ठीक है, और इनके बीच में रिजल्टेंट है r और ये एंगल मेरा 30 है
और ये एंगल मेरा 45 डिग्री है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये रिजल्टेंट है, यानी कि नेट फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में आएगा या फिर नेट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर में कुछ बचना ही नहीं चाहिए। तो ए का ये वाला कंपोनेंट यानी कि ए साइन 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू बी का ये वाला कंपोनेंट बी साइन 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए साइन 30 यानी कि 1/2 मस्ट बी इक्वल टू बी यानी कि 10 साइन 45 यानी कि 1/√2। तो ए क्या आ जाएगा आपका 10√2। दैट्स ऑल। अबे एग्जाम्पल दे दो, क्या ये एग्जाम्पल ही तो है, एग्जाम्पल ही तो करा रहा हूं भाई, क्या देख रहे हो। इतनी बेहतरीन कड़ी तपस्या यहां चल रही है, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। एक बालक कह रहा है एनीवन वांट्स टू टॉक टू मी। यही करने आते हो क्या यहां पे हैं भाई? मेरी क्लास में मत आया करो भाई, अगर यही सब करना है तो मेरी क्लास से बिल्कुल बाहर चले जाओ। मेरी क्लास में आए हो तो एकदम तरीके से कायदे से बैठो, कायदे से नहीं बैठोगे तो भाई कबूतर बना देंगे। सही बता रहे हैं यार, जो तुम कहते हो चमगादड़। भाई साहब तुम्हें प्रॉमिस किया है एडवांस लेवल तक पढ़ाने का, अभी भाई ट्रेलर भी नहीं दिखाया है, ट्रेलर भी नहीं दिखाया, फैल रहे हो। लिखने तो दो सर। अबे तो जब मैं लिख रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, बैठ के देख रहे थे क्या? तुम भी सॉल्व करो ना साथ में। लो लिख लो, लिख लो भाई, कहां से लिखना है तुमको, लो लिखो। सिलेबस गया तेल लेने, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट कैसे हुआ, कंपोनेंट कैसे हो गया, ये कंपोनेंट कैसे हो गया भाई, मैं क्या बताऊं। मैंने गुस्सा ना करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। कंपोनेंट कैसे हो गया, कैसे हो गया कंपोनेंट? भाई मुझे मार दो, मुझे ही मार दो भाई, तुम लोग मत करो कुछ। ये एक वेक्टर है। अब एक कबूतर, थोड़ी देर पहले बताया था, एक वेक्टर अगर किसी से एंगल बनाता है तो उस पे उसका कंपोनेंट आता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। जिस साइड थीटा होगा वो कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे, उस पे परपेंडिकुलर वाली लाइन पे ए साइन थीटा आएगा। तो भाई अबे भाई ये एंगल 30 था, तो ये वाला कंपोनेंट ए कॉस 30 होना था, उसके परपेंडिकुलर में ए साइन 30 होना था। अब क्या करूं भाई, जान दे दूं क्या, क्या करूं? दिमाग खराब कर रखा भाई। इतने शानदार शानदार, अभी ये तुम ये टुच्चे टुच्चे सवाल देख रहे हो, उसके बाद यहां पे इतने शानदार शानदार सवाल लेके आया था भाई, लेकिन तुम लोग ना इसके लायक ही नहीं हो। यहां पे इतने शानदार शानदार सवाल लेके आया था, लेकिन तुम इन सब के लायक ही नहीं हो। हटा दूंगा भाई सब स्लाइड में, फिर वही करते रहना लॉलीपॉप लॉलीपॉप वाली प्रॉब्लम। आईआईटी जाऊंगा, फोटो खींच के सेल्फी भेजूंगा आईआईटी से, कबूतर आदमी। इसके बाद कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे कि सर आपको बुरा लगता है, लेकिन सर हम लोग को जेन्युइनली कई बार समझ नहीं आता है। लेवल बढ़ाओ ना अपना। एक ही चीज कल से बता रहा हूं, एक ही चीज, कल से क्या सेकंड क्लास से बता रहा हूं, ये सेम चीज रिजॉल्व कैसे करते हैं। हाँ तो भाई पूरा टेम्पो तोड़ दिया यार, पूरा टेम्पो तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, लिखो, नई हेडिंग डालो अपने कॉपी के अंदर,
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अपने कॉपी में नई हेडिंग डालिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब यहां पे हम क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे एकदम देसी भाषा में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही सीखेंगे। यही होता है सब्ट्रैक्शन, सॉरी, यही होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये सीखना है हमको। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी न्यूज़, देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर्स। क्योंकि मैं तो ऐसा सोच सकता हूं कि नेगेटिव जो साइन है वो तो डायरेक्शन बदलने के लिए काम आता है। मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे ए में से बी नहीं घटाना है, मुझे ए में माइनस बी को जोड़ना है, मुझे ए में से बी नहीं हटाना है, मुझे ए में माइनस बी जोड़ना है। अगर आपको ये बात चमक गई तो आपका सब्ट्रैक्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि अब तो हमें सिर्फ एडिशन ही करना है। एडिशन तो हमें आता है, अब तो हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन तो करना ही नहीं है, खेला ही खत्म है सब्ट्रैक्शन का। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन कुछ होता भी नहीं है, हमें यही करना है जो मैं यहां लिख रहा हूं, हमें यही चीज करनी है। a माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस माइनस बी। क्या ये बात चमक गई? क्या ये बात चमक गई? अगर ये बात चमक गई है तो इस बात को अब हम थोड़ा सा फील लेते हैं, इस बात की थोड़ी सी हम फील लेते हैं। क्या फील लेते हैं? अभी देखो, समझ में आएगा आपको। मैं ये कह रहा हूं, मतलब मैं थोड़ा सा यहां बनाता हूं, चलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए एक वेक्टर है a, अगर मान लीजिए ये दूसरा वेक्टर है b, ठीक है, ये मान लेते हैं दूसरा वेक्टर है b। अब आपके अकॉर्डिंग मुझे a में, मान लीजिए इनके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, मान लेते हैं ये है b वेक्टर। अब आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि हमें a में b, अगर मान लो, अभी सोचो पहले a में अगर मान लो b को जोड़ना होता, a में अगर हमें b को जोड़ना होता तो हम कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम सेट कर रहे होते, पैरेललोग्राम लॉ बना रहे होते। उसके बाद यहाँ पे ये वाला डायगोनल जो है वो हमें क्या दे रहा होता, ये वाला डायगोनल हमको a वेक्टर, थोड़ा साइड में लिखता हूं देखिएगा, ये वाला हमें दे रहा होता a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू, ये होता रिजल्टेंट a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। ये वाला वेक्टर, ये पिंक कलर वेक्टर दे रहा होता हमें a प्लस b वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, ये हमें आता है। अब मैं आपको कह रहा हूं a में से b को घटा दो, इस a में से इस b को घटा दो। मैं कह रहा हूं घटाने की जरूरत ही नहीं है, हमें जोड़ देना है माइनस b को, ठीक है, उसी को घटाना माना जाएगा। तो सर पहले तो माइनस बी लेके आना पड़ेगा। हाँ बेटा, अगर आपको b पता है तो आपको माइनस बी भी पता है, क्योंकि b और माइनस बी एक ही मैग्नीट्यूड के, मतलब एक बराबर वेक्टर होंगे और एक बस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक बराबर वेक्टर होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये जो नीचे वाला पिंक वेक्टर आप देख रहे हो, ये वाला है आपका माइनस बी वेक्टर। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको a में b नहीं जोड़ना है, आपको a में माइनस b जोड़ देना है, ठीक है। तो अब आपको फिर से एडिशन वाले कॉन्सेप्ट पे आना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम सेट करना है। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ, ये आपको पैरेललोग्राम यहाँ सेट करना है। तो ये देखिए पैरेललोग्राम बना देंगे अभी इसको फटाक से, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पैरेललोग्राम बना देंगे। अब ये जो दूसरा वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, ये a और माइनस बी वेक्टर, माइनस बी को आप नेगेटिव सोचो ही मत, आप तो ये सोचो ये बस एक वेक्टर है जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, बट ये कोई वेक्टर है, इट इज जस्ट अ वेक्टर, जस्ट अ वेक्टर। आप नेगेटिव को देख के कंफ्यूज मत होइए, ये एक वेक्टर है। अब a और माइनस बी को जोड़ना है तो पहले पैरेललोग्राम तैयार किया गया और फिर कॉमन टेल, जो कॉमन टेल थी इन दोनों की, उस कॉमन टेल से डायगोनल बनाया गया, और वो डायगोनल हमें क्या दे देगा, वो डायगोनल हमें a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर दे देगा, यानी कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे देगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो जल्दी से एक बार हाँ बताओ, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है क्या?
अब आपको ए में माइनस बी जोड़ना है, ये बी है, ये ए है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, आपको माइनस बी के साथ जोड़ना है। तो माइनस बी के आपने पहले माइनस बी बनाया, टेल ऑन टेल रखा, और उसके बाद आपने पैरेललोग्राम लॉ बना के डायगोनल बना दिया, वहां से ए माइनस बी मिल गया। चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ कुछ बहुत शानदार चीजें, ऐसी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दूं जिससे आप बहुत अच्छे लेवल के सवाल को हैंडल कर ले जाओ। बट ये उन्हीं के लिए भाई जिनका ये चलता है, ठीक है, वरना बाकियों के लिए मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा, आप उस फॉर्मूले को फिर वही चम्मच पे लेकर घोल के पी जाइएगा, आपके तो भाई बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। अभी आएंगे, देखो। तो बेटा पहले आप एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला ही सीखते हैं। चलो पहले फॉर्मूला ही सीखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता चल गया है कि अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा। तो अब जो मैंने सीखा है वो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। रिजल्टेंट मतलब ये अब रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ए और बी के माइनस बी के बीच का है, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू मैं पता लगाता हूँ। तो अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगाऊंगा तो वो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो तुम्हें पता होना चाहिए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम एज बी, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू। अब आपको यहां बहुत सतर्क रहना है, आप किसके बीच का एडिशन कर रहे हो, आप ए और माइनस बी के बीच का एडिशन कर रहे हो, तो एंगल किसके बीच का लोगे, ए और माइनस बी के बीच का एंगल लोगे, यानी कि क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली याद कर लो कि जब भी हम प्लस, अब वो लोग रटते हैं, देखो वो एकदम रटते हैं, कुछ बच्चे कितना प्यारा रटते हैं, a प्लस बी का रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जब गुरुजी a माइनस बी बोलेंगे, जब बीच में माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, याद कर लो, मजा आ गया। अगर a माइनस बी निकालना है तो यहाँ पे भी माइनस रख दो, मजा आ गया, याद कर लो। ऐसे क्या दिक्कत है याद करने में, लेकिन याद करने वालों की बहुत बड़ी समस्या है। वेक्टर ये कोई 9th या 10th क्लास का टॉपिक नहीं है कि तुम्हें हर बार ऐसे जमा के देगा और एंगल दे देगा फिर तुम निकाल लोगे, कबूतर बना देगा तुमको। ये कैसे ये तुम्हारे साथ बहुत खिलवाड़ खेल सकता है, बहुत सारे खेल खेल सकता है, ठीक है। कैसे खेल खेल सकता है गुरुजी, देखो ऐसे खेल खेल सकता है, जैसे कि मान लीजिए अभी ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर लेट से बी, ठीक है। अब आपको मान लीजिए ये एंगल दे दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपने गलतियां करी तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस 2ab कॉस ऑफ। अब एंगल किसके बीच में लेना था, ए एंड बी, तो आपने ले लिया 120 डिग्री। जैसे ही आपने 120 लिया, अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 120 होता है माइनस हाफ और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी इंटू 1/2। अब आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भैया आपने माइनस लिया था फिर ये प्लस आ गया, अरे कॉस 120 माइनस होता है तो क्या करूं, वो माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। लेकिन ये सही है, दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वही आती है बात, जो रटने वाला होगा वो इसको स्टेप लिखते समय भी यहाँ माइनस कर देगा और वो गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चे तो और कलाकारी वाली गलती करेंगे, जैसे कि आपको दिया गया ए वेक्टर, आपको दिया गया माइनस बी वेक्टर, आपको डायरेक्टली माइनस बी वेक्टर दे दिया गया है।
और इनके बीच का एंगल दे दिया है थीटा। अब ध्यान से सुनना, आपको a और माइनस बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। अब आपको a और माइनस बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये हो गया a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट निकालने गए तो आपको मेरी बात याद आई कि गुरुजी ने बोला था a स्क्वायर करो, फिर b स्क्वायर करो, फिर माइनस लगा के 2ab cos थीटा कर दो। तुम ये कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। सर ये कैसे गलत हो गया? अभी आपने पिछली स्लाइड में बताया था जहां माइनस करना है वहां माइनस लगा देंगे। अरे गधे, ये तब बताया था जब एंगल थीटा ए और बी के बीच का एंगल था, ना कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल था। तो हमने जब ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिया था तब तो यहां मैंने प्लस ही लगाया था ना, तब तो मैंने एडिशन की आइडेंटिटी ही लगाई थी ना। तो भाई साहब अब यहां देखो, a और माइनस बी के बीच में अगर एंगल थीटा दे दिया गया है तो आपको भूलना नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप इसको और इसको सिर्फ जोड़ रहे हो। तो आपको यहां पे प्लस लगाना है और cos थीटा लगाना है, तब जाके वो सही बनेगा। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पटकेगा ना वेक्टर, तुम लोग को हिल जाओगे। तो जो समझा रहा हूं एकदम दिमाग खोल के सुन लो। तो भाई साहब अब आ गई बात वापस से फॉर्मूले पे। तो क्या करा मैंने, जब मैंने आपको केस दिया था, जो केस बनाया था उसमें थीटा क्या था? थीटा वॉज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तब ए माइनस बी करते समय यहां माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ए और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा है तो भाई प्लस ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत करो। कौन है भाई ये देखना जरा चैट में ऊपर, कंफ्यूज मत करो कौन बोल रहा है। इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, जो कंफ्यूज ना करो बोल रहा उसको भी उड़ा दो। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। एंगल 120 है, आपको सब्ट्रैक्शन, ये देखो यहां पे एंगल किसके बीच का दिया हुआ है? ए और बी के बीच का दिया हुआ है, तो माइनस करते समय माइनस आएगा। लेकिन एंगल ए और माइनस बी में दिया हुआ है तो यहां माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जब आप ए माइनस बी कर रहे हो तो आप ए और माइनस बी को जोड़ रहे हो, तो जो एंगल उनके बीच में दिया हुआ है उसको सीधे सीधे यूज करना है और यहां पे प्लस आएगा। कंफ्यूज कर रहा हूं? अबे क्लैरिटी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, खैर ये तो हुई फॉर्मूले की बात। अब एक बार मैं इसको दोहरा देता हूं तुम सबके लिए, एक बार मैं इसको दोहरा देता हूं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज एज गुड एज ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। सो देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और ये लेट्स से बी वेक्टर, ठीक है। इनके बीच का एंगल थीटा है, ध्यान रखो थीटा क्या है पहले, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर आप पैरेललोग्राम को पूरा करोगे तो ये जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा लेट्स से रिजल्टेंट है R1 वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और R1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। चलिए ठीक है, अब अगर मुझे माइनस करना है, मतलब a माइनस बी करना है, तो पहले मुझे माइनस बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। सो आई विल क्रिएट माइनस बी वेक्टर। तो ये रहा मेरा माइनस बी वेक्टर। चेक कर लेता हूँ सेम साइज का है कि नहीं, लगभग सेम साइज का है, चलेगा, है ना, अंदाजन सेम साइज का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया माइनस बी वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर हो गया तो या आपको फॉर्मूला रटना है तो ठीक है, वरना इसके बीच का एंगल देखो क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब इसको फिर से वेक्टर बनाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, लेट्स कॉल इट एज रिजल्टेंट R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर जो है वो आपका है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
तो R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो फॉर्मूला तो एडिशन का ही लगा रहे हैं, यहां प्लस ही आएगा, लेकिन एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा इनके बीच का। इसीलिए जब पाई माइनस थीटा डालेंगे तो अगली स्टेप में अगर आप थीटा के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यानी कि अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और एंगल बिटवीन a एंड b ले रहे हैं तो माइनस आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? अब एक मजे की बात और सुनो, एक मजे की बात और सुनो, तुम्हें यह जान के मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं। ये पिछला वाला डायग्राम तो मैंने बहुत अच्छे से स्केल करके बनाया है, तुम्हें यह जान के मजा आ जाएगा अगर मैं तुम्हें एक चीज और दिखा दूं। तो ये देख, ये वेक्टर था a माइनस बी, कॉपी कर रहा हूं, लेके जा रहा हूं, अरे भाई साहब परफेक्ट सेट हो गया, परफेक्ट सेट हो गया, दूसरा डायगोनल बन गया, दूसरा डायगोनल बन गया भाई, परफेक्ट सेट हो गया। इसीलिए एक नोट डाल भाई, एक नोट डाल मेरे जान। यहां पे नोट क्या डालेगा, एक नोट डाल कि अगर कोई वेक्टर a दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर a दिया हुआ है, लेट से, ठीक है, ये एक वेक्टर है a, अगर कोई वेक्टर यहां पे, अरे हट जा भाई, अगर कोई वेक्टर यहां पे दिया हुआ है b, ये b वेक्टर दिया हुआ है, लेट से, ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है गुरुजी? पहले पैरेललोग्राम बना दूं तेरे लिए भाई, मैं बहुत सुंदर सा पैरेललोग्राम बना दूं। ये बना दिया पैरेललोग्राम, देख तेरे लिए भाई पैरेललोग्राम बनाया। तो याद ये रखना है कि अगर ये वेक्टर a है और अगर ये वेक्टर b है तो ये एंगल अगर थीटा है, जो कि एंगल बिटवीन द वेक्टर है, तो ये ध्यान रखना है मेरी जान कि ये जो कॉमन टेल से वेक्टर बनेगा, ये बनेगा एडिशन दिखाएगा, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिखाएगा, और जो दूसरा डायगोनल बनेगा, जो दूसरा डायगोनल बनेगा वो सब्ट्रैक्शन दिखाएगा। जो दूसरा डायगोनल बनेगा वो सब्ट्रैक्शन दिखाएगा। फॉर्मूले में प्लस लेना है कि माइनस? अगर तू एंगल ए और बी के बीच का ले रहा है तो माइनस करते वक्त यहां पे माइनस आएगा। अगर तू एंगल ए और माइनस बी के बीच वाला एंगल ले रहा है तो प्लस ही आएगा। ठीक है सर, ये जो आपने बात कही, ये जो आपने बात कही, क्या कोई और तरीका है जिससे आप हम जैसे गधे बच्चों को ये प्रूफ कर दोगे कि हाँ ये सही है? हाँ है मेरे पास एक तरीका, बहुत शानदार तरीका है। देख देख दिखाऊं तरीका? तरीका देख, तरीका देख। टेल से हेड, 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 टेल से हेड। तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर को अभी के लिए कह देते हैं, हमें नहीं पता, इसको कोई आर वेक्टर बोल देते हैं। और टेल से हेड, टेल से हेड क्या मिलेगा? ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सो दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसमें उन बच्चों के भी डाउट क्लियर हो गए कि भैया जब आप ये बीच वाला डायगोनल बना रहे हो तो हमें कैसे मालूम रहेगा ये a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा? बेटा तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, मैं बताता हूं, देख ध्यान से सुनना। जिधर हेड होता है ना उसमें से माइनस होता है। जैसे ये टेल यहाँ b के पास है और हेड a के पास है, तो a माइनस बी लिखेंगे। यानी कि अगर मैं कल को बोल दूं मेरी जान, कल को मैं तेरे को ये बोल दूं ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है, तो बता 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 ये कौन सा वेक्टर होगा? तो तू बोलेगा सर टेल वाले को पहले लिखेंगे, सॉरी हेड वाले को पहले लिखेंगे तो सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर होगा। बोल सकता है तू, बोल सकता है, ठीक है। तेरे को चेक करना है, चेक करना है
तो ये वाला टेल टू हेड, देख ले भाई, देख ले, देख ले, टेल टू हेड, टेल टू हेड, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे ये मिलना चाहिए। जोड़ के देख, जोड़ के देख, इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ के देख, ये मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? डी। अबे तेरे को ये भी करके दिखाना पड़ेगा भाई, तू भाई साहब, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। देख मिल रहा है ना भाई, खुश रहे। ठीक है, छापो 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 छापो, छाप डालो इसको अपनी कॉपी में। मैं आज क्या सोच के आया था, तुझे आज कहां कहां ले जाऊंगा, क्या क्या करवाऊंगा भाई। तुम लोग लेकिन ना एकदम नालायक, एकदम। कैन एनीवन गेस माई इंस्टा आईडी? अरे वाह, बहुत छुपे रुस्तम हो भाई, चैट में आके ढूंढ रहे हो हैं। चलिए, अब मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो। कहां गया वो एडवांस वाला सवाल, कहां गया वो एडवांस वाला सवाल? ये रहा। देखो क्या लिखा हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। और क्यों लिखा है? क्योंकि ये था क्यू वेक्टर, ये था पी वेक्टर, ये रहा आपका आर वेक्टर। आर किस पे हेड आ रहा है? क्यू पे, तो आर विल बी क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, चलो अब तुम्हें मैग्नीट्यूड तो समझ में आने लग गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से, एकदम प्यार से, मोहब्बत से मेरी बात को अगर तू सुनेगा तो तू एक झटके में सीख जाएगा। बहुत प्यार से सुनना है, बहुत प्यार से। H2O पी लेते हैं, हाँ बिल्कुल, बस एक ये वाला टॉपिक बता के फिर H2O पिएंगे। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। ये रहा आपका A वेक्टर, ये रहा आपका B वेक्टर, ठीक है, ये रहा आपका एंगल थीटा। इतनी कहानी आपको भी पता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जब आप माइनस बी लेंगे तो नीचे लेंगे माइनस बी वेक्टर। अब आपको ये भी पता चल चुका है कि जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, लेट से अपन ने उसको क्या बोला था यहाँ पे पीछे, R2 बोला था ना, तो इसको मैं R2 बोल दे रहा हूँ। तो जो आपका R2 वेक्टर आएगा दैट विल बी A वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुन भाई, मुझे चाहिए ये एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, कि A से कितना एंगल बन रहा है। मैंने क्या सिखाया था? tan ऑफ अल्फा। A से बना रहा हूं तो किसको रिजॉल्व नहीं करना है? A को रिजॉल्व नहीं करना है। अगर A से एंगल ले रहा हूं तो किसको रिजॉल्व करेंगे? B को। A से एंगल ले रहा हूं तो किसको तोड़ेंगे? B को तोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलिए गुरुजी आप कह रहे हैं तो तोड़ ही देते हैं। अब B यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे माइनस B है, तो माइनस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद एंगल कितना है A और B के बीच का? पाई माइनस थीटा, तो यहां लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा। अच्छा जी, डिवाइड A को एज इट इज लिख देंगे, है ना, A का मैग्नीट्यूड एज इट इज लिख देंगे, प्लस फिर से माइनस B का मैग्नीट्यूड, और यहां क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तुम देखो मैंने एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगाया है, एडिशन वाला फॉर्मूला। सर आपने एडिशन वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया गुरुजी? आपको तो सब्ट्रैक्शन करना था। अरे नहीं, मैं सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं A को माइनस B से जोड़ रहा हूं, इसीलिए मैं एडिशन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, एकदम ध्यान रखते हुए कि मैं एंगल लूंगा कौन सा? मैं एंगल हमेशा लूंगा A माइनस A और माइनस B के बीच वाला, A और माइनस B के बीच वाला एंगल ले रहा हूं भाई साहब मैं, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूं। अब इस एडिशन वाले फॉर्मूले को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्या आ जाएगा देख लीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी का मैग्नीट्यूड B होगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, डिवाइड बाय A का A होगा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा A माइनस
बी कॉस थीटा। तो जब हम ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंगल मतलब जो डायरेक्शन है उसमें नीचे फॉर्मूले में माइनस आ गया। और ये माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने सॉल्व किया एडिशन की तरह बट आंसर को रखा थीटा में, और थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है, इसीलिए वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए। यानी कि गुरुजी अब एक बार कृपया करके रिकैप कर दीजिए, रिकैप कर दीजिए गुरुजी, रिकैप प्लीज गुरुजी, रिकैप कर दीजिए। देख बेटा, ये है तेरा वेक्टर ए, ये है तेरा वेक्टर बी। अब मैं तेरे लिए माइनस बी बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि तुझे माइनस बी समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो तुझे मानता हूं एक रट्टू तोता जो ए और बी को जानता है, और अब उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला, ए माइनस बी करना है तो मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये याद कर ले भाई तू। डायरेक्शन होगी tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा, जिसमें अल्फा किससे आएगा? एंगल विद ए, ठीक है, विद ए। और वो कितना आएगा? एंगल कितना आएगा? देख ध्यान से, वो एंगल आएगा b साइन थीटा डिवाइड बाय a माइनस बी कॉस थीटा। जिसको याद करना है वो याद कर लो, सिंपल। जिसको याद करना है वो याद कर लो, सिंपल। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि गुरुजी अब आप हमें बताइए, अब आप हमें बताइए ये अल्फा हम किधर लेंगे, इसमें किधर बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए इमेजिनेशन। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये ए दिया है, उसके लिए पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये बी दिया है तो ये बनेगा आपका माइनस बी, और आपका रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी इधर आएगा। दिस विल बी और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये है वो अल्फा जो आपने फॉर्मूले से निकाला है। आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप तो फॉर्मूला रटने में इंटरेस्टेड हैं तो रट लीजिए, वरना अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये है वो अल्फा। सर आपने कैसे बताया अल्फा इतना ही होगा? क्योंकि बेटा मैंने पूरा बेसिक से सॉल्व किया, इस पूरे एंगल को जो कि पाई माइनस थीटा था उसको लेके सॉल्व किया, तब अल्फा निकला इस वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो वही तो कह रहा हूं, इससे अच्छा 180 से माइनस कर लेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप सब्ट्रैक्शन में ध्यान ही मत दो, आप तो एडिशन करो। ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर का एडिशन करो, तो आप ए और माइनस बी का एंगल अगर उसके बीच का निकाल लिया तो एडिशन की तरह ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब और क्या है इसके अंदर खास कुछ बताने के लिए? सब्ट्रैक्शन आपको मैंने बता दिया, डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन का बता दिया। चलिए एक सवाल करवा देता हूं, चलिए एक सवाल करा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। ऐसे कर लो, एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली कितना दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड इज लेट्स से 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक दूसरा वेक्टर है लेट्स से F2, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? F2 का मैग्नीट्यूड लेट्स से 20 दिया हुआ है, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? लेट्स से 120 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस F2। पहले एक काम करो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। फिर उसके बाद दूसरा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। दोनों फाइंड करो, चलो जल्दी से फाइंड करो भाई। ये दो वेक्टर को ऐड करो तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, जल्दी निकालो।
बेटा अगर आपको अपना लेवल बढ़ाने में सीरियसली इंटरेस्ट है तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि दूसरों पे डिपेंड होना बंद कर दो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ और जो मेहनत लगे कोई चीज़ समझने के लिए वो खुद से करो। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो उसको बार बार देखने की कोशिश करो और कोई किताब हो सके उसको पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश ये करो कि उस चीज़ को तुम खुद क्रैक कर दो। अगर कोई चीज़ तुम खुद क्रैक करते हो तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है और धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है, हम और नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं और हमारा लेवल ऊपर होता जाता है। ठीक है, हर बात पे अगर आप क्रिप करोगे कि कोई बता दे तो तुम्हारा कोई लेवल नहीं रहेगा बेटा, धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। चलिए तो देखो मैं पहला वाला कर रहा हूं, एडिशन करना था तो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री, ये एडिशन है। सर ये एडिशन क्यों है? बेटा एंगल 120 दिया था तो एडिशन में हमने प्लस यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कितना वैल्यू आएगी चेक करते हैं। ये आ गया 100, ये आ गया 400, ये हो गया 500, तो 500, ये हो गया 200 और ये 400, तो प्लस, और ये कॉस 120 कितना होता है? तो ये होता है 2 इंटू 200 इंटू कॉस 120 इज -1/2, तो कितना आ गया? ये 2 से 2 कट गया, -200 हो गया, तो ये हो गया रूट ऑफ 300, 10√3 आ गया, 10√3 आ गया भाई ऐड करने पर। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, थोड़ा सा दूर ले जाता हूं। ठीक है, अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन देखो, तो सब्ट्रैक्शन में क्योंकि मुझे एंगल किसके बीच का पता है, F1 और F2 का, तो मैं क्या करूंगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 500 माइनस 2 इंटू 200 इंटू -1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 700, ये आ गया आंसर 10√7। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जोड़ने पर वेक्टर बड़ा आया है, जोड़ने पर रिजल्टेंट बड़ा आया है या घटाने पे रिजल्टेंट बड़ा आया है? जोड़ने पे बड़ा आया है या घटाने पे बड़ा आया है? जल्दी बताओ, बड़ा किस पे आया है, वेक्टर को जोड़ने पर या वेक्टर को घटाने पर? जोड़ने पर बड़ा आया है या घटाने पर बड़ा आया है? जल्दी बताइए। घटाने पर बड़ा आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ बात याद रखनी है, अब आपको मेरी कुछ बात याद रखनी है। ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इस बात को याद क्या रखना है? देखो, वेक्टर के अंदर घटाने जैसा कुछ नहीं होता, बस डायरेक्शन का खेल होता है। तो जब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो जब ये एक्यूट एंगल बनाएगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट ये बड़ा होगा, दिस विल बी बिग। ठीक है, दिस रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का, इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ग्रेटर देन F1 का मैग्नीट्यूड, एंड दैट रिजल्टेंट विल बी ग्रेटर देन F2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ग्रेटर देन होगा F1 और F2 के मैग्नीट्यूड से। क्यों होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप जब भी पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये वाला डायगोनल जो आएगा रिजल्टेंट वाला, वो बड़ा आएगा। ठीक है, ये बड़ा आएगा क्योंकि थीटा क्या है? एक्यूट है, थीटा क्या है? एक्यूट है। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली बात सिर्फ एक्यूट की नहीं है, बट ये एक थंब रूल की तरह याद रख सकते हो, थंब रूल की तरह याद रख सकते हो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बात सिर्फ एक्यूट की है, ठीक है, बात समझना। लेकिन जब वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल आ जाते हैं, यानी कि ये एंगल थीटा जो है ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब एक्चुअली ऑब्ट्यूज में कितना ऑब्ट्यूज, तो एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, जैसे कि अभी हम एक केस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी आप मोटा मोटा समझो बात को कि ये थीटा जो है, लेट्स से ये F1 है, ये F2 है, तो ये थीटा अभी फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लो कि 120 डिग्री से बड़ा है ना, मतलब ऑब्ट्यूज है, 120 से बड़ा है। 120 ही क्यों, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आप खाली फीलिंग समझो कि जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल छोटा होता है तो वो ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट को बड़ा कर देते हैं। लेकिन जब एक वेक्टर इधर है और दूसरा ऑब्ट्यूज में है तो ऐसा लगता है कि ये वेक्टर इस वाले वेक्टर का, क्योंकि अगर आप इसको कंपोनेंट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो F1 को अपोज कर रहा है, F1 को छोटा बना रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, रिजल्टेंट जो है दैट इज रिजल्टेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, रिजल्टेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। कोई मैं ऐसे एब्सोल्यूट इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि जब तक हम सारे केसेस को एनालाइज नहीं कर लेते ऐसी स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसे दूर वाले मतलब एंगल ज़्यादा बड़ा होता है तो रिजल्टेंट छोटा आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एंगल दूर था इसलिए रिजल्टेंट छोटा आया, ठीक है। आप ध्यान से देखो 10√3 जो है ये आपके 20 से छोटा है लेकिन F1 से बड़ा है, ठीक है, एंगल 120 था। तो एब्सोल्युटली मैं कह नहीं सकता कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों से बड़ा होगा या दोनों से छोटा होगा, हम ये कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे तो लगता है मुझे इस वाली चीज़ को भी ना यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक लिमिटेड केस के लिए ही ट्रू है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब एंगल एक्यूट होगा तो रिजल्टेंट will be more and increases as theta decreases, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर थीटा छोटा होगा तो रिजल्टेंट और बड़ा होता जाएगा, और आप भी जानते हो अगर थीटा 0 हो गया तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर थीटा रिजल्टेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेस, अगर थीटा बढ़ता जाएगा तो रिजल्टेंट घटता जाएगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। बात समझो बात को। अब ये जब ऑब्ट्यूज था तो आप देखो मुझे अगर F1 माइनस F2 करना है, तो अगर मुझे F1 वेक्टर माइनस F2 करना है तो पता है डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा, ये F1 रहेगा और ये वाला आ जाएगा माइनस F2 वेक्टर और ये आ जाएगा एंगल 60 डिग्री। आप भी जानते हो कि अगर ये F2 था तो ये वाला एंगल, ये वाला वेक्टर माइनस F2 हो जाएगा। F1 माइनस F2 के बीच में कैसा एंगल है, छोटा एंगल है। कितना एंगल है, छोटा। इसको मैं पिछले वाले केस के हिसाब से लिख दे रहा हूं, मैं यहाँ पे 120 दिया था वो लिख रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स से इफ दिस इज 120 डिग्री तो ये 60 डिग्री है। तो अगर ये वाला एंगल बड़ा है तो F1 F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा, छोटा आएगा। ये एंगल छोटा है तो F1 माइनस F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कम है तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, अगर एंगल बड़ा है तो रिजल्टेंट छोटा आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल छोटा है तो रिजल्टेंट बड़ा आएगा, अगर एंगल बड़ा है तो रिजल्टेंट छोटा आएगा। अब ये बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ये बात आपको यहां समझनी पड़ेगी कि भैया जैसे F1 प्लस F2 के अंदर, F1 प्लस F2 के अंदर एंगल क्या आएगा, एंगल बड़ा है 120 है, इसके बीच में एंगल 120 डिग्री है। लेकिन F1 प्लस माइनस F2 के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो किसका रिजल्टेंट बड़ा होगा, किसका रिजल्टेंट बड़ा होगा? लेट्स से R2 वेक्टर बनेगा, लेट्स से R1 वेक्टर बनेगा, तो मॉड ऑफ R1 वेक्टर विल बी लेस देन मॉड ऑफ R2 वेक्टर। याद रखिएगा ये नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए ये बात।
ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये कल बहुत सारे सवाल मैं लेके आया था, वो हम कल कर पाएंगे, अब आज तो नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए क्या होमवर्क दिया जाए, क्योंकि इतने सारे सवाल होने के बाद मैं आपको बहुत सारा कुछ होमवर्क देने वाला था, बट आज के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए एक होमवर्क है, रिवाइज वेक्टर्स। और अब मैं जो भी होमवर्क दे रहा हूं वो वेक्टर्स में से ही रहेगा। अगर मैंने एक्सरसाइज लिखी है तो वेक्टर की होती है, डीपीपी लिखी है तो वेक्टर की होती है। आज के लिए रिवाइज वेक्टर एंड कंप्लीट ओल्ड होमवर्क, ठीक है, कंप्लीट ओल्ड होमवर्क आज के लिए, ठीक है। चलिए फिर पढ़ाई उड़ाई करते रहिए भाई, और मौज में रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। सिंसियर हो जाइए, जो नहीं समझ में आया रीविजिट करिए और होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। मॉड्यूल में भी सब्ट्रैक्शन के कई सारे सवाल होंगे, एडिशन वाले सेगमेंट के अंदर ही होंगे, उनको कंप्लीट कर लेना, आज कोशिश करना, ठीक है। क्लियर है भाई। फिर कल मिलेंगे, बहुत सारे सवाल कराऊंगा तो समझ में आएगा कि हो कैसे रहा है चीजें। अभी के लिए जितना पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो।